इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से बातचीत। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक अदाकारा को, लेखिका को। तो आइए मिलते हैं जाने मानी कलाकार असीमा भट्ट से। तो असीमा जी, विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और विविध भारती का भी धन्यवाद कि मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। जी, तो चलिए बातों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आपने बच्चों को सिखाया है, आप इस तरह की वर्कशॉप कर रही हैं। पुलिस प्रशासन भी एक ऐसा महकमा है जहां दिन रात अलर्ट रहना पड़ता है, एक अलग ही छवि रहती है हमारे दिलो दिमाग में। तो आपने हरियाणा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी थिएटर वर्कशॉप किया है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या ये वर्कशॉप पुलिस के लिए थी या वहाँ के कैदियों के लिए? पुलिस के लिए थी। जी, ये भी अचानक हुआ। वहाँ पर जो उस समय अधिकारी थे, पुलिस उच्च आयुक्त जिन्हें कहा जाता है, VN राय, विकास नारायण राय सर थे, और उन्होंने मुझे कहीं किसी साहित्यिक कार्यक्रम में बोलते सुना था और पता चला उनको कि मैं NSC से हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए एक वर्कशॉप कीजिए पुलिस के लिए। तो मैं बहुत डर गई थी कि पुलिस को वर्कशॉप के एक्टिंग की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि हम इतने तरह के लोगों को, चोर को, अपराधियों को, गुंडों को, इतने किस्म के जो क्राइम है, कितने किस्म के आपको पता नहीं, तो हम लोग डील करते हैं और हमें भी उनके जो एक्टिंग है ना वो समझना है। तो इसलिए उन्होंने किया था और पूरे 1 महीने का वहाँ पे मधुबन है हरियाणा में, उसमें मैं रही थी और बड़ा खूबसूरत अनुभव रहा। मंदाकिनी जी, उन दिनों मुझे लगता था कि मैं भी SP हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी सुविधाएं दी गई थी। पुलिस वाली गाड़ी दी गई थी, मेरे साथ 2 पुलिस वाले रहते थे। मैं जिस गेस्ट हाउस में रहती थी, बाहर जो अटेंडेंट थे वो मतलब मेरे आने जाने पे जय हिंद सर, तो मुझे उस समय लगता था मैं किरण बेदी हूँ। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ी, और क्या होता है ना कि आपको कुछ अच्छा मिलता है समाज से, तो आपको भी कुछ अच्छा और लौटाने का मन होता है। ये एक जवाबदेही बन जाती है। तो वो अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थिएटर, फिल्म, TV और विज्ञापन, इन चारों में से अभिनय में आपको सुकून कहाँ मिलता है? मंच पे। मैं जब यहाँ आई ना मुंबई, तो यहाँ आके भी मैं थिएटर कर रही हूँ, तो मुझे कई लोगों ने टोका कि तू मुंबई क्या थिएटर करने आई थी, क्योंकि ये मान्यता है कि मुंबई लोग फिल्में करने आते हैं। पर मैं कर रही हूँ, और बहुत ईमानदारी से बात बताऊंगी कि फिल्मों ने बड़ी पहचान दी, लार्जर देन लाइफ, कि अरे असीमा भट्ट ने बैरी पिया किया है, वो उसकी बड़ी ठकुराइन है, वो दिया, पैसे भी दिए, लेकिन सुकून दिया है, और अगर मेरी आत्मा को बचाए रखा है तो वो थिएटर ने। और मैं सबसे कहूंगी कि थिएटर करो भाई, आत्मा को बचानी है तो अपनी फिल्मों के बारे में आप बताइए। जब आपने कहा कि आपने फिल्मों में भी काम किया है, अब तक कितनी फिल्मों में काम किया आपने, और कौन सी फिल्में रही वो, और आप मोटिवेशनल फिल्में भी बनाती हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए। फिल्में मैंने तलवार की है, मेघना गुलजार की फिल्म है, जिसमें जो जज की भूमिका है वो मैंने की है। स्ट्राइकर किया है, उसमें वो चंदन अरोड़ा की फिल्म है, और उसमें मैं जर्नलिस्ट के किरदार में हूँ। और मेरा जो उसमें जो टशन है, जिसमें जो बिल्कुल वो पुलिस कमिश्नर होते हैं अनुपम खेर साहब, जो हमारे बहुत सीनियर हैं, उनके साथ मेरा सीन था, और बहुत उनको ऐसे डांटते हुए, मतलब जर्नलिस्ट जाकर के कैसे वो किसी पे भी ना कि आपकी वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुंबई में जो दंगे हुए थे उसकी कहानी है। तो वो जर्नलिस्ट सीधे जाके उनको ब्लेम करती कि आप लोग नकारे हैं और पुलिस की वजह से ये घटना घटी है। तो ये था देख भाई देख है एक फिल्म, जिसमें ये भी थे, विजय राज जी थे, ग्रेसी सिंह थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आजकल नहीं काम कर रही। तो ये सब है। और मोटिवेशनल फिल्में अगेन मैं जब देखती हूँ, जैसे मंदाकिनी जी
मुझे टीवी ने बहुत सारे काम ऑफर किए थे और फिल्मों ने भी, पर एक अजीब सी बात है ना कि फनी कैरेक्टर जो है ना कि थोड़ा अजीब अजीब हरकतें करो, पता नहीं क्यों मैं उसमें सहज नहीं हूँ। और गंभीरता को मैं चुनती हूँ कि मैं गंभीरता से बात करूँ, और गंभीर बातें ज्यादा असर करती है। फनी ठीक है लोग कर रहे हैं, तो मैंने कई सारे काम को छोड़ा, ठुकराया कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। आशुतोष जी हैं, एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, मेरे सीनियर हैं, जो भाभी जी घर पे हैं करते हैं। तो रोहिताश गौड़ जी दादा, उन्होंने भी एक बार मुझे पूछा कि तू ये करेगी ये शो, तो मैंने कहा ना, तो वो हंसते हुए मुझे बोले कि मुझे पता था तू नहीं कर पाएगी, कि तेरा जवाब मुझे पता था। तो मैं उसमें फिट नहीं हूँ, वो नहीं कर पाती। और सीरियस काम करना था। बार बार ये कहा जाता है कि कलाकार का सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक दायित्व है कि वो आप उनके लिए कुछ करें, तो हम अपने काम के अभिनय के द्वारा ही उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीच मैं देती हूँ कई जगह पे, और फिर उसी में कुछ फिल्मों का आया आइडिया, और मैंने रिलेशनशिप पे बहुत ये देखे हैं, मतलब इतनी ग्रंथियां हैं कि पूछिए मत जी। और कई बार लगता है कि कुछ रिश्ते क्यों निभाए जा रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, भगवान जाने। उसके लिए भी मैंने एक छोटी छोटी फिल्में बनाई, खुद ही लिखी है, खुद ही बनाई है, और खुद ही मतलब मेहनत कर रही हूँ। कुछ समाज थोड़ा मुझे अगर फंड दे तो मैं शायद बड़े लेवल पर कुछ कर पाऊँ जी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं काउंसलर भी हूँ, आप दिन भर में पता नहीं कितनी बार कितने लोगों के साथ हंसते हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन आपने जीवन के किसी कमजोर क्षण में किसी के कंधे पे सर रख के आंसू बहाया ना, तो वो कंधा आपको नहीं भूलता है, वो आपको याद रहता है जी। या वो एक ऐसा हाथ, जब आप बिल्कुल गिर रही थी, आपको लगा था कि आप बिल्कुल अकेली हैं और आपके हाथ से सब कुछ छूट गया है, फिसल गया रेत की तरह, तो उस समय अगर किसी ने आपका हाथ बढ़ाकर हाथ थाम लिया और बस वहां से निकाल लिया, बाद में पहले आपको छोड़ दिया कि नाउ यू गो योर ओन वे, अपना रास्ता, हाँ। तो मैं वो बनना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि आप मस्खरों की तरह मस्खरी कर रहे हैं। हालांकि चार्ली चैपलिन ग्रेट मस्खरे थे, लेकिन उस मस्खरेपन में बहुत संदेश थे, बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुनिया को उन्होंने सिखाया। बिल्कुल, मस्खरेपन में भी अगर फुहड़ता है तो वो समाज के काम की नहीं है। अगर आप उस कॉमेडी में भी या उस हंसी मजाक में भी कोई बात ही बात में संदेश दे जाते हैं, बिल्कुल, तो ये तो एक बहुत सराहनीय बात है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने कहा कि एक कलाकार के लिए कई बार वो कमजोर पल आते हैं, कई बार ऐसा होता है जब उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसे ही पल में अगर कोई कलाकार या कोई इंसान बढ़कर आपको आगे हाथ भी दे देता है, तो आप ताउम्र याद करते हैं, और ये कलाकार की पहचान भी है जी। तो आप अपनी फिल्म का कोई डायलॉग सुनाइए ना, आपने इतनी अच्छी फिल्म में काम किया है। फिल्म तलवार से कोई डायलॉग अगर आपको याद? तलवार में छोटे छोटे डायलॉग थे कि जैसे आपको केस क्लोज करने की इतनी जल्दी क्या है, रीओपन द केस। बैरी पियास से मेरी पहचान बनी एज एक बड़ी ठकुराइन के रूप में। अभी एक अजीब सी बात हुई, FTII पुणे में एक फिल्म के लिए गई थी, शूटिंग हो रही थी, तो मैं उसमें एक माँ की भूमिका कर रही हूँ जिसकी बहू ने चौथी बेटी जना है, तो उनके सर पे पहाड़ पड़ जाता है और उसको मैनिपुलेट कर रही है कि कैसे इसको मार दिया जाए। तो वो माँ है, तो उसमें एक कैरेक्टर थी वो जो बच्चा पैदा कराती है ना, जिनका काम होता है, तो उसको हमारे यहाँ ठकुराइन भी बुलाया जाता है। जब उसको बुलाया ए ठकुराइन, तो मैं उधर पलट के हाँ, तो मेरे माइंड में बड़ी ठकुराइन इतना बैठा हुआ है। मुझे वो डायलॉग बहुत पसंद है बड़ी ठकुराइन का। उसका बेटा जो जमींदार है और गांव की एक गरीब किसान की बेटी पर गंदी निगाह रख रहा है, मतलब उसने उसका जीना तबाह कर दिया, उसको हासिल भी कर लेता है, घर भी ले आता है, जो कि गलत तरीका है। तो माँ ने हर कोशिश की उसको समझाने की, थप्पड़ भी उठा देती है। जमींदार बेटा, घर बार परिवार बच्चे वाला बेटा, उस पर थप्पड़ उठाया है। वो सीन भी बहुत मशहूर हुआ था कि माँ ने एक और उसमें भी जो कैरेक्टर कर रहा था वो शरद केलकर कर रहे थे। अच्छा जी। तो वो मेरे बेटे थे और उसको थप्पड़ मारा था, वो सीन की TRP बढ़ गई थी। तो बहरहाल हर कोशिश के बाद माँ जब थक गई है तो एक जगह वो ऐसे होती है हताश, और वो कहती है जरूर मेरे खून में ही कोई कमी होगी, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे,
मैं भी ठाकुर की पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ ठाकुर की पत्नियों के साथ ये सब हमेशा से जुड़ा रहता है। घर के अंदर, इस हवेली के अंदर तो मैं बड़ी ठकुराइन हूँ, लेकिन चौखट के पार करते ही वो सारे अधिकार, वो सारे रौब, वो सारे हक एक ठाकुर को होता है, ठाकुर की पत्नियों को नहीं। वाह, बहुत सुंदर। असीमा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लिए भी काम कर रही हैं, और एक कलाकार का धर्म भी होता है कि वो समाज के हित में बहुत कुछ कर जाए। नशे से मुक्त कराने से लेकर दहेज उत्पीड़न हो या फिर बलात्कार के शिकार जो महिलाएं हैं, उन सभी के लिए आपने काम किया है। किस तरह की संतुष्टि मिलती है आपको, और आपका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से इन लोगों के संपर्क में आप आ पाती हैं? मंदाकिनी जी, दोबारा मैं कहूंगी और मेरा विश्वास करें कि घटनाएं घटती गई हैं जी। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर ने शायद मुझे इसलिए चुना है जी। कई बार मुझ पे ये भी आरोप लगे कि मैं प्रिटेंड करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, लेकिन मेरे सामने घटनाएं घटी कि कोई रेप विक्टिम आ गई और उनका केस नहीं, FIR भी दर्ज नहीं किए जा रहे थे। आपको पता होगा जी, रेप के केसेस जल्दी नहीं दर्ज होते हैं। फिर बाद में मैंने पुलिस से जब पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए मैडम, क्या है ना, यही लोग बाद में पैसे लेके या कुछ डर से, दबाव से मामला रफा दफा कर देती है, तो हम लोग बीच में तमाशा बन जाते हैं FIR दर्ज करके। तो दोनों वजह थे, कई बार पुलिस भी अपनी जगह सही है, कई बार विक्टिम्स भी। तो ऐसे केस आए थे और एक उनका हुआ था, 3 दिन वो भटक चुकी, FIR नहीं हुआ। उनका 24 घंटे के अंदर टेस्ट होना होता है, एक ये प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है, और 3 दिन हो गए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप सामाजिक कार्यकर्ता लगती हैं। क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी पहनती हूँ शुरू से, बिंदी लगाती हूँ, तो मुझे ये कहा गया। मामला बहुत सीरियस था और मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, तो मैं गई और उस घटना ने 10 साल ऊपर हो गए, मुझ पे बहुत प्रभाव डाला, क्योंकि मैं उस औरत की सारी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को देख रही थी। एंड इट वाज वेरी, मतलब बहुत शर्मनाक है मंदाकिनी, बहुत शर्मनाक है वो घटनाएं, क्योंकि वो प्रोसेस में जाना और फिर उसका वो 3 दिन हो गए थे तब भी उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट में भी मैं साथ गई। डॉक्टर्स जो उनसे पूछताछ करते हैं, वो लड़की टूट चुकी थी, मतलब कहते हैं ना कि वो तार तार, रोम रोम उसका एकदम से हताश थी। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, और तो उसकी मैंने ये काउंसलिंग एंड थेरेपी की और मैं सक्सेस हुई भगवान की कृपा से। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया और मैं इसको करने लगी। अब मुझे अच्छा लगता है। एक और लेडी का किया था, 64-65 साल की थी, और उनको लाल रंग से डर लगता था। अच्छा। वो बहुत पैनिक बिहेव करती थी। फिर मैंने उनका किया। मुश्किल तो ये है ना मंदाकिनी जी कि कितनी ग्रंथियों को लेके एक औरत या आदमी भी, आदमी के साथ भी हो रहा है, कुछ न कुछ जूझ रहे हैं, और वो इस डर से भी नहीं खोलना चाहते कि अगर इसको मैंने किसी को बता दिया तो लोग क्या कहेंगे, हाँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार मुझे ही नफरत करेगा। क्योंकि मैंने ये सुना था जब बहुत पहले बचपन में कि किसी तो उस औरत पे लोग ढेले फेंक रहे हैं जी, कि उसी ने कुछ किया होगा। सोच को बदलने की जरूरत है। जी। मैं बार बार कहती हूँ कि यार, मर्द अगर औरत के बारे में अगर बोल रहा है ना उल्टा सीधा, तो चलो ठीक है, लेकिन औरत ही औरत के बारे में तो थोड़ा सोच के। ये जो कहावत बनी कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वो कहावत कहीं ना कहीं से ये सब देखते हुए ही आई है। भले ही हम आज इसको नकारते हैं और कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन अगर औरत ही औरत का पक्ष नहीं लेती है या उसको नहीं संभालती है, तो फिर हम किनसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। ये था अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए